हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ब्रेव होम ट्यूटर। गाइस, जो पहले नाम था ब्रेव हैकर्स से चेंज करके आपका नेम हो गया है ब्रेव होम ट्यूटर। तो आप इससे कनेक्टेड रहिए और जो भी कंटेंट आपको रहेगा वो यही रहेगा, बस नाम ही चेंज हुआ है। क्योंकि वो जो ब्रेव हैकर्स जो नेम था वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता था, बट होम ट्यूटर में आपको भी स्पेसिफाई करने में आसानी रहेगी। जो भी यूट्यूब पे नए हैं, जो नए हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए भी आसान रहेगी कि हाँ, ये एक ट्यूटर का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पर। न्यू चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी ये जो आपका पहला जो मैंने ये वीडियो लेक्चर आपका निकाल रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले, जो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज में आने वाली है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, इसके बारे में बताऊंगा। पहले आप इसमें चैप्टर का नाम का मतलब समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब मैंने आपको चैप्टर 8 में समझा दिया था। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, जिसमें ट्राई मतलब जिसमें 3 एंगल का होता है। जैसे इसमें हमेशा ट्रायंगल बनता है और राइट एंगल ट्रायंगल ही इसमें यूज में आता है। जैसे ए बी सी, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना होता है। 90 डिग्री का एंगल बी पे भी हो सकता है, ए पर भी हो सकता है, सी पर भी हो सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो ए बी सी ये हो गया। अब बात करते हैं सम एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर ये किस किस चीज में यूज में आता है। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ तो लिया, आखिर इसको यूज किस किस में करते हैं, किस चीजों में ये यूज में आता है, इसके लिए हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 में अब हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, देखिए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक, कॉट थीटा, हमने ये पढ़ चुके हैं। साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का, हम ये पढ़ चुके हैं। अब इसके फॉर्मूलेज भी मैंने आपको चैप्टर 8 में बताए थे, वही फॉर्मूले आपको फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका यूज में आने वाला है। हमने चैप्टर 8 में देखा था कि चैप्टर 8 में सिर्फ एक्सरसाइज फर्स्ट में ही यूज में आने वाले थे जो फॉर्मूलेज थे, लेकिन इसमें लगभग एक ही एक्सरसाइज है आपकी, लेकिन हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूलेज आपको यूज में आना ही है। तो देखिए, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉट, अगर आपने वो फॉर्मूले, अगर आप उसमें से, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, तो आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैप्टर 8 का वीडियो देख लीजिए, मैं इसमें डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो इसमें आपको ट्रिक होती है इसमें याद करने की, पी बी पी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी अपॉन ये पी एच, अभी आप ये देखिए, पी एच जो रहेगा वो साइन थीटा के लिए रहेगा, बी अपॉन एच जो रहेगा वो कॉस थीटा के लिए रहेगा, पी अपॉन बी जो रहेगा वो टेन थीटा के लिए रहेगा। तो अब ये पी और एच होते क्या हैं? पी और एच होते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा का होगा, और टेन थीटा का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉस थीटा बी अपॉन एच, और टेन थीटा पी अपॉन बी। साइन, वैसे ही साइन कॉस टेन, कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक सेक एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो एच ऊपर रहेगा और पी नीचे, एच ऊपर और बी नीचे, बी ऊपर और पी नीचे, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसमें मेन यूज में आने वाली है, वो एक, पहली तो ये कि ये हमेशा जब अपन ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल में
जो 90 के सामने वाला हमेशा जो रहेगा, 90 के सामने वाला जो हमेशा रहेगा वो रहेगा हाइपोटेनियस। ट्रायंगल हम एबीसी देख लेते हैं। तो 90 के सामने वाला, यहाँ पर भले ये सी हो या सी कुछ भी हो, 90 के सामने वाला जो सबसे बड़ी लेंथ का रहता है, 90 के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। और अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल सी की, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। अगर आप इसमें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो पूरे क्वेश्चन हो सकता है आपके गलत हो जाए। तो अगर एंगल सी है, एंगल सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंगल सी, जैसे एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो एंगल सी से जो जुड़ा हुआ रहेगा वो हमेशा होगा बेस। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा तो जरूरी नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर रहे। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो ये बेस हो जाएगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो वैसे ही एंगल सी के लिए जैसे मैं बात कर रहा हूं साइन सी, तो ये साइन ये थीटा हमेशा एंगल होता है, तो वैसे ये साइन सी की अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेनियस होगा ए सी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन ए की, तो साइन ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एंगल के पास वाला हमेशा जिसके भी अपन बात करते हैं वो रहता है बेस। तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो साइन ए में ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। हाइपोटेनस तो वही रहेगा सब दूर। तो ये चीज इसमें ज्यादा समझने वाली है। अब सेकंड थिंग जो आती है, और इसके अगर यहाँ तो मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं चैप्टर 8 में जब पहली एक्सरसाइज का जो मैं फॉर्मूलेज वगैरह आपको समझा रहा था उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो देख सकते हैं। अब इसमें जो यूज में आने वाला है, जो मैंने उसमें नहीं बताया था और उसमें यूज में भी नहीं आने वाला था, वो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आखिर होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन इट मीन्स कभी भी, जैसे मान लो यहां पर क्या है, एक बिल्डिंग है ए बी, और यहां पर आप खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो, आपने बिल्डिंग पर लगा, मान लो बिल्डिंग पर एक फ्लैग लगा हुआ है, बिल्डिंग पर लगा फ्लैग डायरेक्टली देखा, बिल्डिंग पर लगा डायरेक्टली देखा, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ग्राउंड के साथ हम जो भी लेते हैं वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो रहेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारा हो गया ए बी सी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें जो यूज में आने वाला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें भी आपको कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें भी कुछ ऐसा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन लगभग सेम ही रहता है, बट इसको डिराइव करने का कुछ थोड़ा सा अलग होता है। उसको दिखाते शो कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, उसको शो कैसे करेंगे। तो शो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में हम नीचे से देख रहे थे, लेकिन अब कोई बिल्डिंग पर खड़ा है, मान लो ए बी बिल्डिंग पर कोई खड़ा है और वो वहां से आती हुई कार को देख रहा है, मान लो वहां से आती हुई कार को देख रहा है, ये हमने यहाँ पर कार ड्रॉ कर दी, वहां से आती हुई कार को या जाती हुई कार को, जैसा भी वो कार को देख रहा है, तो वो क्या रहेगा, यहां से वो इसको देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैंने आपको एक चीज बताई, जब ये ऊपर से देख रहा है तो ये सेम कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ जो बनेगा वो एंगल, तो यहाँ जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, तो ये सेम कैसे होंगे? ये होगा, मैं एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन, एंगल ऑफ, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख के रखी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्पेलिंग आप देख लेना क्योंकि ये इतनी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन,
ये हो गया। तो इसमें आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है, तो वैसे ही ये एंगल इज इक्वल टू हम कौन सा एंगल कर देंगे, ये एंगल कर देंगे। इसलिए वो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो बस ये इतनी सी आपको जो चीज़ें इसमें पढ़ना है, बस यही है। और इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये समझने में आसानी रहे कि आखिर करना कैसे है। तो मान लो कि हमारे पास एक ए बी हमारे पास कोई टावर है। हमने एक टावर लिया जिसकी हाइट कितनी है, ए बी। और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से उसका एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री। वो व्यक्ति यहाँ से वो टावर को देख रहा है, टॉप ऑफ टावर। तो यहाँ से उसका एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमको BC फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये फाइंड करना है। तो देखिए टेन थीटा, हम इसमें फॉर्मूला क्या, टेन थीटा का क्यों लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि इसमें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो, परपेंडिकुलर दे के रखा, परपेंडिकुलर की वैल्यू मान लो यहाँ पर दे के रखी है हमको 45 डिग्री, सॉरी 45 मीटर, 45 मीटर का टावर है मान लो। तो इसमें 45 मीटर का टावर मान लो या बिल्डिंग मान लो, जो भी आप, या पोल मान लो, कुछ भी हो सकता है। तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री एंगल है और ये 45 डिग्री इसकी हाइट है। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की जगह हम 45 रखेंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, 45 के जुड़ा हुआ ये हमेशा बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर 45 हो जाएगा। और बेस, बेस हमको पता है क्या, बेस हमको नहीं पता, तो हम बेस ही लिख देते हैं, बी लिख देते हैं या फिर BC लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी। अब 1045 की वैल्यू, ये मैंने टेबल आपको बनवाना सिखाई थी और आई थिंक अब आपको तो याद हो ही गई होगी। तो 1045 की वैल्यू होती है 1। तो 1 हमने लिखा इज इक्वल टू 45 मीटर है ना, परपेंडिकुलर, डिग्री नहीं है, मीटर है, तो ये मीटर। अब BC इधर चले गया, तो ये क्या हो गया, BC इज इक्वल टू 45 मीटर। तो देखा आपने एग्जाम्पल में कि कैसे बेस से हमारा ये परपेंडिकुलर देके रखा था और बेस से हमारी हाइट आ गई विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये इसमें आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस पढ़ना है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो अब मैं इसकी एक्सरसाइज का निकालूंगा। तो और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हों चैप्टर 8 के, तो आप वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी की दे के रखी है। थैंक यू।